पिछले कुछ दिनों से रोहन देख रहा था कि माँ कुछ परेशान थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि माँ की परेशानी का कारण क्या है। घर में तो सब ठीक था। वह और उसकी पत्नी रिया माँ का पूरा ध्यान रखते थे। जब से उनके बेटे आरव का जन्म हुआ था, तब से माँ बहुत खुश थी। रोहन और रिया दोनों नौकरी करते थे और आरव की देखभाल में उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन माँ ने उसकी इस परेशानी का हल निकाल लिया और अपना रिटायरमेंट ले लिया। माँ जयपुर के एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। उसके बाद वे जयपुर से मुंबई रोहन के पास रहने आ गई। रोहन और रिया ने कभी माँ से नहीं कहा कि उन्हें आरव की देखभाल में दिक्कत हो रही है, लेकिन माँ ने उसकी परेशानी खुद समझ ली और मन से रिटायरमेंट ले लिया। माँ के मुंबई आने के बाद रोहन और रिया की सारी परेशानियां जैसे हल हो गई। अब वे दोनों बिना किसी परेशानी के अपने ऑफिस जा सकते थे, क्योंकि एक दादी से बेहतर अपने पोते की देखभाल और कौन कर सकता है। पिछले 2 साल से माँ उनके साथ मुंबई में थी और बहुत खुशहाल थी। फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि माँ पिछले कुछ दिनों से इतनी परेशान दिख रही थी। रोहन ने रिया से भी इस बारे में पूछा, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं था। अब रोहन बहुत परेशान हो गया कि आखिर माँ की परेशानी का कारण क्या है। उसने माँ से भी पूछा कि आजकल परेशान क्यों है, लेकिन माँ सुनंदा उनकी बात को टाल गई। फिर भी रोहन ने ठान लिया कि भले ही माँ उसे कुछ न बताए, वह उनकी परेशानी का कारण जरूर पता लगाएगा। इसके बाद रोहन ने माँ पर नज़र रखना शुरू किया। उसने देखा, जब भी माँ को एक खास फ़ोन कॉल आता, वे बेहद परेशान हो जाती थी। रोहन समझ गया कि माँ की परेशानी का कारण यही फ़ोन कॉल है। आज सुबह जब माँ आरव को बाहर घुमा रही थी, उनका फ़ोन बजा। फ़ोन की घंटी सुनाई देने से पहले ही रोहन ने फ़ोन उठा लिया। जैसे ही उसने हेलो कहा, उधर से एक आवाज़ आई, सुनंदा कहाँ है? रोहन ने जवाब दिया, माँ बाहर है। आप कौन है? मैं उनका बेटा हूँ। उधर से आवाज़ आई, अच्छा तो तुम उनका बेटा हो। मैं कौन हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे सुनंदा से बात करनी है। तुम उसे मेरा खबर दे देना कि वह मेरी बात मान ले, वरना वह बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। यह सुनकर रोहन को गुस्सा आ गया। उसने पूछा, कौन सी बात माननी है माँ को तुम्हारी? और तुम कौन हो जो माँ को इस तरह धमकी दे रहे हो? उस आदमी ने कहा, तुम यह सब अपनी माँ से ही पूछ लेना कि मैं कौन हूँ। बस मेरा खबर सुनंदा तक पहुँचा देना। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। तब तक माँ अंदर आ गई और रोहन को अपने फ़ोन पर बात करते देख घबरा गई। बेटा कौन था? सुनंदा ने पूछा। तुम किससे बात कर रहे थे? रोहन ने गुस्से में कहा, पता नहीं माँ, वह आपको पूछ रहा था और कह रहा था कि सुनंदा से कहना मेरी बात मान ले, वरना वह बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। माँ, यह आदमी कौन था जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था? रोहन की बात सुनकर सुनंदा सोफे पर बैठ गई। उनके चेहरे को देखकर रोहन समझ गया कि माँ की परेशानी का कारण यही फ़ोन करने वाला शख्स है। सुनंदा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने एक राज अपने बेटे से आज तक छुपा कर रखा था। आज वही अतीत उनके सामने आकर उन्हें डरा रहा था। सुनंदा सोचने लगी कि अगर उनका अतीत रोहन के सामने आ गया तो वह उनके बारे में क्या सोचेगा। यही सब सोच सोच कर वह कई दिनों से परेशान थी। उन्हें यह डर भी सता रहा था कि अगर उनके बताने से पहले किसी और ने रोहन को यह सच बता दिया जिसे उन्होंने इतने सालों तक छुपा कर रखा, तो क्या होगा। सुनंदा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रोहन प्यार से उन्हें समझाने लगा, माँ, आप मुझे एक बार अपनी परेशानी बता तो दीजिए। आप देखना, मैं उसका हल चुटकी में निकाल दूंगा। सुनंदा बोली, नहीं बेटा, यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। रोहन ने कहा, माँ, क्या आपने मुझे इतना कमज़ोर समझ लिया है कि मैं एक बात से ही घबरा जाऊंगा? नहीं माँ, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। आप मुझे सारी बात बताइए, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होऊंगा। वह फ़ोन करने वाला शख्स कौन है? सुनंदा ने जवाब दिया, नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं खुद अपनी समस्या का हल निकाल लूँगी। लेकिन सुनंदा कुछ बताने को तैयार नहीं थी। रोहन को गुस्सा आ गया और वह बोला, ठीक है माँ, अगर आप नहीं बताना चाहती, मैं खुद उस शख्स से पूछ लूँगा कि क्या बात है जो उसके फ़ोन आने पर मेरी माँ इतनी परेशान हो जाती है। वह मेरी माँ को क्यों परेशान कर रहा है? रोहन की बात
सुनकर सुनंदा बहुत घबरा गई और बोली, बेटा इतनी जिद मत कर, वह बात जानना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। रोहन ने कहा, माँ पहले आप बताएं तो सही कि बात सही है या नहीं, यह बाद में विचार कर लेंगे। बोलिए माँ, वह शख्स कौन है और आपसे क्या चाहता है? सुनंदा ने आखिरकार कहा, बेटा वह रजत है, रजत जिसका नाम कागजों पर तुम्हारे पिता के नाम की जगह लिखा है। हाँ बेटा, रजत जो अब इतने सालों बाद मेरे सामने आया है, मेरे अतीत का वह सच्चाई जिसे मैंने तुमसे हमेशा छुपा कर रखा, जिसकी काली परछाई भी मैंने कभी तुम पर नहीं पड़ने दी, वह आज वही सच तुम्हें बताने की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। रोहन ने पूछा, ऐसा क्या सच है जो आपने मुझसे छुपाया और वह रजत कैसे जानता है? माँ, आपको मेरी कसम, आप मुझे पूरी बात बताइए, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। सुनंदा बोली, बेटा तुम ना जानो तो बेहतर है। रोहन ने समझाया, माँ अगर आप नहीं बताएंगी तो वह शख्स आपको धमकी देता रहेगा और हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। वह इतना नीच है कि जब आपको ब्लैकमेल कर सकता है तो क्या वह मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? इससे बेहतर है कि आप मुझे सारी बात बता दें ताकि हम उसके खिलाफ कुछ कर सके। रोहन की बात सुनकर सुनंदा बोली, बेटा अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो, लेकिन तुम मुझे गलत मत समझना, मैं बस यही चाहती हूँ। नहीं माँ, सारी दुनिया गलत हो सकती है पर आप कभी गलत नहीं हो सकती, इतना तो मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप मुझे सारी बात सही से बताइए। सुनंदा बोली, रोहन जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मैं 19 की थी। उसी कॉलेज में रजत मुझसे 1 साल सीनियर था, यानी वह 20 साल का था। हमारी क्लास के दौरान जब आपस में बातचीत हुआ तब मैं रजत से पहली बार मिली। रजत का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। मैं पहले ही मुलाकात में उसे पसंद हो गई। रजत को भी मैं उसी दिन पसंद आ गई थी। इसका एहसास मुझे कुछ ही दिनों में हो गया क्योंकि वह मेरी क्लास के आसपास चक्कर लगाने लगा। मुझे भी वह अच्छा लगने लगा था। रजत एक अच्छे और अमीर परिवार से था। उसके पिता एक बड़े वकील थे, इसलिए उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दूसरी ओर मैं एक साधारण स्कूल टीचर की बेटी थी जो उस समय 55 साल के थे। मैं पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी और अपनी क्लास में अच्छे नंबर से पास होती थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। मैं अपनी किस्मत पर इतराने लगी थी कि रजत जैसा लड़का मेरा प्यार है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती थी। हम दोनों हर समय साथ रहते थे। उसी दौरान मेरी एक सहेली जो 19 साल की थी ने मुझसे कहा, सुनंदा जरा संभल कर रहना, रजत अच्छा लड़का नहीं है। मैंने सुना है कि उसका तुझसे पहले भी कई लड़कियों के साथ चक्कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना प्यार अंधा होता है। शायद मैं भी रजत के प्यार में अंधी हो चुकी थी। मैंने सोचा कि शायद वह मुझसे जलन की वजह से ऐसा कह रही है क्योंकि रजत जैसा लड़का मेरी ज़िंदगी में था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड में दाखिला लिया, तब मैं 22 की थी। रजत ने लॉ में दाखिला लिया क्योंकि वह अपने पिता की तरह एक बड़ा वकील बनना चाहता था। बीएड पूरा करने के बाद मैंने एक स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू कर दी और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। रजत ने भी अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वह 23 साल की उम्र में अपने पिता के साथ काम करने लगा, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता था। आखिरकार वह एक अमीर बाप का बेटा जो था। तब मैंने रजत से हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात की। मेरे मम्मी पापा को रजत के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन रजत ने अपने घर वालों से मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। शायद उसके दिल में कुछ और ही था, लेकिन मैं तो उसके प्यार में पागल थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आखिर रजत ने हमारे रिश्ते की बात अपने घर वालों से क्यों छुपाई। जब मैं उससे अपने घर पर बात करने को कहती तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। मैं उसके प्यार में इतनी दीवानी थी कि ज़्यादा कुछ कहती भी नहीं थी। उन्हीं दिनों हम कॉलेज के दोस्तों में मनाली घूमने का प्लान बनाया। सब ने सोचा
कि इस बार नया साल मनाली में मनाएंगे। सर्दियों के दिन थे और मौसम भी बर्फबारी होने वाली थी। हम सब मनाली जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। हम 8 दोस्त मिलकर शाम को मनाली पहुंच गए। अगले दिन मनाली में बर्फबारी शुरू हो गई। हम सबकी तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। हमने बहुत मस्ती की। ठंड बहुत ज़्यादा थी। तभी किसी ने कहा, थोड़ी थोड़ी शराब पी लेते हैं, इससे ठंड कम लगेगी। मैंने पहले कभी शराब नहीं पी थी। मैंने सबको मना भी किया, लेकिन रजत बोला, थोड़ी सी पी ले, हम सब तो साथ में हैं, कुछ होगा तो मिलकर संभाल लेंगे। रजत की बात मानकर मैंने सबके साथ थोड़ी सी शराब पी ली। पहली बार पीने की वजह से मुझे जल्दी नशा हो गया। मुझे नशे में देखकर रजत मुझे कमरे में ले गया। उसने भी पी रखी थी। उसी नशे की हालत में हम कमज़ोर पड़ गए और वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अगले दिन सुबह मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं बहुत रोई थी। मैं यह सोचकर परेशान थी कि मम्मी पापा को क्या कहूँगी। तब रजत ने मुझसे समझाया, हम तो शादी करने ही वाले हैं, अगर कुछ हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम वापस मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद मैंने रजत से कहा कि वह जल्दी से अपने घर वालों से हमारी शादी की बात करे। लेकिन मनाली से लौटने के बाद रजत मुझसे कटने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। अब मेरे शरीर में कुछ बदलाव होने लगे। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब मैंने रजत को यह बताया तो उसने साफ कह दिया कि मैं बच्चा गिरा दूं। मैंने उससे कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो शादी करने ही वाले थे ना, तो क्यों ना अभी शादी कर लें, फिर बच्चा गिराने की नौबत ही नहीं आएगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रजत ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इधर मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कुछ ही समय में मेरा पेट दिखने लगता और लोगों को पता चल जाता कि मैं शादी से पहले मां बनने वाली हूं। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि तब मेरा क्या हाल होगा। आखिरकार मैंने अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया। आखिर कब तक उनसे छुपा सकती थी। वे बहुत गुस्सा हुए और गुस्सा होना तो लाजमी भी था। फिर एक दिन उन्होंने रजत को घर बुलाया और उससे साफ साफ कहा कि वह मुझसे जल्दी शादी कर ले। लेकिन रजत ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसके घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं हैं और वह अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकता। उसने यह भी कहा, रही सुनंदा की बात, तो हम बच्चा गिरा दें और फिर कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करा दे। लेकिन मम्मी पापा ने हार नहीं मानी। उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल था। वे मेरे लिए रजत के घर उसके माता पिता से मिलने गए, लेकिन वहाँ उन्हें बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिला। रजत के माता पिता ने यहाँ तक कह दिया, जो लड़की शादी से पहले माँ बनने वाली हो उसका आदत कैसा होगा। हम ऐसी बदचलन लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम बच्चा गिराने के लिए अस्पताल पहुंच गए, लेकिन मेरा मन इसी इजाज़त नहीं दे रहा था। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में लेटी थी और डॉक्टर मुझे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन देने की तैयारी कर रहे थे ताकि गर्भपात हो सके, तब मैं अंदर से बहुत दुखी थी कि मुझे किसी के धोखे की सज़ा अपने मासूम बच्चे को देनी पड़ रही है। उसके जन्म लेने से पहले ही बिना उसकी किसी गलती के मुझे उसे मारना पड़ रहा है। मैं यह सोच सोचकर बहुत दुखी हो रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे कह रहा हो, माँ मुझे मत मारो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं यह दुनिया देखना चाहता हूँ, मुझे इस दुनिया में आने दो। यह आवाज़ मेरे अंदर से आई, जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने सोचा, मैं यह क्या करने जा रही हूँ। मैं तो एक मासूम और बेकसूर की हत्या करने जा रही हूँ। मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि गलती तो मैंने की और सजा उस मासूम को दे रही हूँ। किसी की जान लेने का मुझे कोई हक नहीं है। ऐसे विचार मेरे मन में आने लगे। मैं तुरंत ऑपरेशन थिएटर से उठकर बाहर आ गई और अपने मम्मी पापा से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इस बेकसूर की जान नहीं ले सकती, मैं इसे जन्म दूंगी। सब अपनी अपनी किस्मत लेकर इस दुनिया में आते हैं, यह भी अपनी किस्मत लेकर आएगा
और अगर इसकी किस्मत में जीना लिखा है तो यह जरूर जिएगा। मैं बिना गर्भपात कराए घर वापस आ गई। मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया कि मैं इस बच्चे को जन्म ना दूं। यह बच्चा मेरे लिए जिंदगी भर का कलंक बन जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। मेरी जिद के आगे मम्मी पापा ने भी घुटने टेक दिए। अब सवाल यह था कि आगे क्या करना है, मुझे कहाँ रहना है। इस बारे में सोच विचार शुरू हुआ। मुंबई में मैं अपने घर पर ऐसी हालत में तो रह नहीं सकती थी। मोहल्ले वाले ताने मार मार कर हमारा जीना हराम कर देते। बहुत सोच विचार के बाद मम्मी पापा ने मुझे मुंबई से भोपाल मेरे रिश्ते की मासी के पास भेज दिया, जो उस समय 45 साल की थी। मैं मुंबई में एक स्कूल में नौकरी कर रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे भोपाल के एक स्कूल में नौकरी मिल गई। मैं मासी के साथ रहने लगी। मासी के लिए भी मुझे अपने साथ रखना आसान नहीं था। उनके आसपास के लोग मेरे बारे में तरह तरह के सवाल पूछते थे। ज़्यादातर सवाल मेरे पति के बारे में होते थे। मासी यही कहती थी कि मेरा अपने पति से किसी दूसरी लड़की के चक्कर की वजह से तलाक हो गया। फिर भोपाल में ही तुम्हारा जन्म हुआ। तब तक मैं मौसी के साथ रहती थी। जब तुम्हारे नाना, जो उस समय 60 के थे, सरकारी नौकरी से रिटायर हुए, तो तुम्हारे नाना नानी भी भोपाल मेरे पास आ गए। तब से हम भोपाल में ही रहने लगे। मैं कभी मुंबई वापस नहीं गए। मैं वहीं नौकरी करती रही और तुम्हारी पढ़ाई भी वहीं होती रही। इसलिए मैं कभी मुंबई नहीं आना चाहती थी। तुम्हारे यहाँ नौकरी करने के बावजूद मैं मुंबई नहीं आई। लेकिन जब तुम्हें और रिया को आरब की देखभाल में परेशानी होने लगी, तो मैं अपना अतीत भूलकर तुम्हारे पास आ गई। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन न जाने कैसे रजत ने मुझे मॉल में देख लिया। उसने कैसे मेरा पता लगाया यह मैं नहीं जानती। अब वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और 7 लाख रुपए मांग रहा है। वह कह रहा है कि अगर मैंने उसे 7 लाख रुपए नहीं दिए तो। इतना कहकर सुनंदा रोने लगी। रोहन ने पूछा, माँ मुझे बताइए, अगर आप उसे 7 लाख रुपए नहीं देंगी तो वह क्या करेगा? क्या वह मुझ पर अपना हक जताएगा? सुनंदा ने रोते हुए कहा, नहीं, अगर वह तुम पर अपना हक जताता तो मुझे शायद इतना दुख नहीं होता। वह मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसे 7 लाख रुपए नहीं दिए तो वह तुम्हें तुम्हारे जन्म का सच बता देगा और कहेगा कि तुम एक नाजायज संतान हो। माँ की बात सुनकर रोहन बोला, जब आपने मुझे जन्म देते समय यह नहीं सोचा कि मैं जायज हूँ या नाजायज, तो अब आप इस बारे में इतना सोचकर परेशान क्यों हो रही हैं? आपने मुझे सच बता दिया। अब मैं जायज हूँ या नाजायज, यह उस रजत को मैं अच्छे से समझा दूंगा। अब आप निश्चिंत हो जाइए। और माँ, आप यह सोचकर परेशान थीं कि रजत मुझसे कहेगा कि मैं उसकी नाजायज औलाद हूँ, और यह सच जानकर मैं आपको गलत समझूंगा। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? अगर सारी दुनिया आपको गलत समझे, फिर भी मैं सदा आपके साथ रहूंगा। आप मेरी माँ हैं और मैं आपका बेटा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। यह कहकर रोहन ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। सारी बात बता देने के बाद सुनंदा को बहुत हल्का महसूस हो रहा था, वरना हमेशा उनके मन में यह डर रहता था कि अगर रोहन को उसके जन्म का सच पता चल गया और किसी ने उसे कह दिया कि वह एक नाजायज औलाद है, तो वह उसे कैसे समझाएगी कि वह उसके लिए नाजायज नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार है। रोहन को अब उस रजत को सबक सिखाने की हिम्मत मिल गई थी, जो अपनी करतूत पर जिंदगी भर शर्मिंदा होने के बजाय उसकी माँ को ब्लैकमेल कर रहा था। उस समय रोहन का एक दोस्त रवि, जो 32 साल का था, पुलिस में इंस्पेक्टर था। रोहन ने उसकी मदद लेने का फैसला किया। वह सीधे रवि से मिलने गया और उसे सारी बात बताकर मदद मांगी। रवि ने उससे रजत के घर का पता पूछा। रोहन ने उसे रजत के घर का पता दिया। 2 दिन बाद रवि ने रोहन को बताया कि रजत ने वह घर बेच दिया था। उसने अपने पिता की वकालत नहीं संभाली थी और उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बड़ी सी कोठी बेच दी। अब वह कहाँ रहता है, इसका पता नहीं था। रोहन ने पूछा, अब क्या करें? रवि ने कहा, हम उसे रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें आंटी, यानी तुम्हारी माँ की मदद चाहिए होगी। रोहन ने पहले तो इसके लिए मना कर दिया, लेकिन जब रवि ने उसे सारी बात समझाई तो उसने कहा, ठीक है,
मैं माँ को मनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वे मना नहीं करेंगी। जब रोहन ने अपनी माँ से इस बारे में बात की, तो सुनंदा उसकी मदद करने के लिए राजी हो गई। इसके बाद जब रजत का फोन आया, तो सुनंदा ने उससे कहा कि वह उसे पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे एक वादा करना होगा कि वह इसके बाद कभी उन्हें परेशान नहीं करेगा और उनके बेटे को कुछ नहीं बताएगा। रजत ने कहा, ठीक है। रजत ने सुनंदा से कहा कि वह उसे 7 लाख रुपए दे दे, फिर वह कभी उसे परेशान नहीं करेगा। फिर रजत ने सुनंदा को मिलने की जगह बता दी। सुनंदा, जो 33 साल की थी, समय पर 7 लाख रुपए लेकर रजत से मिलने चली गई। रजत ने सुनंदा को भोपाल के एक लॉज में बुलाया था। सुनंदा को अकेले आया देखकर वह खुश हो गया। उसने सुनंदा को कमरे में बुलाया और उनसे पैसे दिखाने को कहा। सुनंदा ने उसे पैसे दिखाए और कहा कि इसके बाद वह कभी उनसे मिलने की कोशिश न करे। रजत बहुत बेशर्मी से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर सुनंदा समझ गई कि रजत अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसके बाद सुनंदा बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। रजत अपनी कामयाबी पर बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसे पैसे देने वाली बैंक मिल गई है। उसने तुरंत फिर से सुनंदा को फोन किया और कहा कि वह 7 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो। वह फिर से उसे फोन करेगा। सुनंदा ने कहा, तुमने तो कहा था कि इसके बाद तुम मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे। रजत बेशर्मी से हंसते हुए बोला, कोई पैसे देने वाले बैंक को छोड़ सकता है भला? तुम मेरा 7 लाख का व्यवस्था कर देना। रजत अभी सुनंदा से बात कर ही रहा था कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रजत ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर पुलिस खड़ी थी। रजत ने पूछा, क्या काम है? पुलिस वाले बोले, हमें तुम्हारे कमरे की जांच करनी है। इसके बाद उन्होंने रजत के कमरे की जांच करना शुरू किया। जांच में उन्हें वही 7 लाख रुपए मिल गए जो सुनंदा ने दिए थे। पुलिस ने रुपए की गड्डी पर पहले से ही निशान लगा रखे थे। पुलिस ने रजत को गिरफ्तार करके ले गई। अगले दिन पुलिस ने रोहन और सुनंदा को पुलिस स्टेशन बुलाया था ताकि रजत की पहचान की जा सके। सुनंदा ने उसे देखकर कहा, यही वह शख्स है जिसने मुझे ब्लैकमेल किया और मुझसे 7 लाख रुपए मांगे। अब पुलिस के पास रजत के खिलाफ सारे सबूत थे। उसे रंगे हाथ पकड़ा गया था। रजत को सजा होना तय था। सुनंदा ने रजत के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारा और उससे कहा, रजत, कोई भी औलाद नाजायज नहीं होती। नाजायज तो तुम जैसे माता पिता होते हैं, जो गलती तो खुद करते हैं और सजा उस मासूम को देते हैं जो इस सब के बारे में कुछ जानता तक नहीं। तुम उन बेगुनाहों से उनका जीने का हक भी छीन लेते हो जिसे तुम नाजायज कह रहे थे। वह मेरा सबसे काबिल बेटा है, जिसने अपनी माँ के सम्मान के लिए अपने नाजायज बाप को उसकी सही जगह पहुंचा दिया। रजत, हमेशा याद रखना, औलाद कभी नाजायज नहीं होती। मेरी प्यारी बहनों से एक बात कहूंगी कि किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले सोच लेना चाहिए, वरना उसकी सजा पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।